नमस्कार। जनता पॉलिटिक्स में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम आज़ादी के कुछ अनसुने किस्सों की बात बताएंगे। दरअसल आज़ादी के नहीं बल्कि 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के कुछ अनसुने किस्सों की बात बताएंगे, जिसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि 15 अगस्त नहीं 16 अगस्त को लाल किले से झंडा फहराया गया था। झंडा फहराने के लिए नेहरू जनता के सिरों पर पैर रखकर वहां पहुंचे। पंडित माउंटबेटन की जय के नारे लगे, मतलब उनकी जय जयकार की गई, और नेहरू ने माउंटबेटन को जल्दबाजी में या खुशी में खाली लिफाफा पकड़ा दिया था। इन सब किस्सों का खुलासा करते हैं और जानते हैं कि क्या हुआ था स्वतंत्रता दिवस के दिन। 14 अगस्त की शाम जैसे ही सूरज डूबा, दो सन्यासी एक कार में जवाहरलाल नेहरू के 17 यॉर्क रोड स्थित घर के सामने रुके। उनके हाथ में कुछ सामान थे। जैसे ही नेहरू को उनके बारे में पता चला, वो बाहर आए। उन्होंने नेहरू को पीताम्बर पहनाया, उन पर पवित्र पानी का छिड़काव किया और माथे पर पवित्र भभूत लगाई। इस तरह की सारी रस्मों का नेहरू अपने पूरे जीवन विरोध करते आए थे। वो हिंदू धर्म को नहीं मानते थे, ये आप सबको बेहतर पता है, लेकिन उस दिन खुशी का दिन था, इसलिए नेहरू ने मुस्कुराते हुए उन सन्यासियों के हर अनुरोध को स्वीकार किया। और ये सब कुछ हम नहीं कह रहे, बीबीसी कह रहा है। उसके तुरंत बाद उन्होंने अपने माथे पर लगे भभूत को धो दिया और धोकर वो खाना खाने के लिए मेज़ पर बैठे। इतने में फ़ोन आया। फ़ोन था लाहौर से। जब नेहरू ने फ़ोन रखा तो उनका चेहरा सफ़ेद हो चुका था। उनके मुंह से कुछ नहीं निकला। उन्होंने इंदिरा को बताया कि वो फ़ोन लाहौर से आया था। वहाँ के नए प्रशासन ने हिंदू और सिख इलाकों की पानी की आपूर्ति काट दी थी। लोग प्यास से पागल हो रहे थे। जो औरतें और बच्चे पानी की तलाश में बाहर निकल रहे थे, उन्हें चुन चुन करके मारा जा रहा था। फ़ोन करने वाले ने नेहरू को बताया कि लाहौर की गलियों में आग लगी हुई है। नेहरू ने फुसफुसाते हुए कहा कि मैं आज देश को संबोधित कैसे कर पाऊंगा, कैसे जता पाऊंगा कि मैं देश की आज़ादी पर खुश हूँ। इसके तुरंत बाद इंदिरा ने अपने पिता को दिलासा दिलाया और उन्होंने कहा कि आप अपने भाषण पर ध्यान दीजिए, जो आपको आज देश के सामने देना है। इसके बाद संसद के सेंट्रल हॉल में 12 बजे नेहरू ने वो चिरपरिचित भाषण दिया, जिसे ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। संसद भवन के बाहर जैसे ही घड़ी ने रात के 12 बजाए, शंख बजने लगे। वहाँ मौजूद लोगों के आंखों से आंसू निकले और गांधी की जय के नारों से सेंट्रल हॉल गूंज गया। पता नहीं यहाँ गांधी की जय के नारे लगाने का क्या औचित्य था। सुचेता कृपलानी ने वहाँ पर सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा यह गीत गाया और रविन्द्रनाथ टैगोर का जनगण मन और बंकिम चटर्जी का वंदे मातरम गाया गया, जो बाद में राष्ट्रीय गीत बना। संसद भवन के बाहर मूसलाधार बारिश में हजारों भारतीय इस अवसर का इंतजार कर रहे थे। अगली सुबह 8:30 बजे यानी कि 15 तारीख को लॉर्ड माउंटबेटन को भारतीय मुख्य न्यायाधीश हरिलाल जयकिशन दास केनिया ने गवर्नर जनरल की शपथ दिलाई। माउंटबेटन जब बाहर निकले तो लोगों का इतना अथाह समुद्र था कि वहां मौजूद उनके 400 अंगरक्षक भी उनके लिए बाहर खड़ी बग्घी तक पहुंचने का रास्ता नहीं बना सके। आखिरकार नेहरू को संसद भवन की छत पर खड़े होकर माउंटबेटन के लिए रास्ता छोड़ने की अपील करनी पड़ी। आधी रात के थोड़ी देर बाद जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद लॉर्ड माउंटबेटन को औपचारिक रूप से भारत के पहले गवर्नर जनरल बनने का न्योता देने आए। माउंटबेटन ने उसे स्वीकार कर लिया। इसके बाद उन्होंने वाइन की एक बोतल निकाली और अपने हाथों से अपने मेहमानों के गिलास भरे। उसके घूंट लेने के बाद नेहरू ने माउंटबेटन की तरफ अपना गिलास करके कहा कि किंग जॉर्ज षष्ठम के लिए। सोचिए कि अंग्रेज़ों के आगे किस तरह बिछे पड़े थे नेहरू कि उनको ग्लास के चीयर्स के साथ भी किंग जॉर्ज षष्ठम ही याद आ रहे थे। वो तब भी तेल लगाने में लगे हुए थे कि अंग्रेज़ कहीं नाराज़ न हो जाए।
इसके बाद नेहरू ने उन्हें एक लिफाफा दिया और कहा कि इनमें उन मंत्रियों के नाम हैं जिन्हें कल शपथ दिलाई जाएगी। नेहरू और राजेंद्र प्रसाद के चले जाने के बाद जब माउंटबेटन ने लिफाफा खोला तो उनकी हंसी निकल गई, क्योंकि वो खाली था। जल्दबाजी में नेहरू उसमें मंत्रियों के नाम वाला कागज रखना ही भूल गए थे। आप देखिए कितनी जल्दबाजी थी, कितनी खुशी थी और कितना उत्साह था प्रधानमंत्री बनने का, जबरन प्रधानमंत्री बनने का। अगले दिन दिल्ली की सड़कों पर लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। 5 बजे इंडिया गेट के पास प्रिंसेस पार्क में, जिसे आज राजीव चौक के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर माउंटबेटन को भारत का तिरंगा झंडा फहराना था। उनके सलाहकारों का मानना था कि वहाँ करीब 30,000 लोग आएंगे, लेकिन वहाँ 2.5 लाख से ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए। भारत के इतिहास में तब तक कुंभ मेले को छोड़कर एक जगह पर इतने लोग कभी नहीं एकत्रित हुए थे। माउंटबेटन की बग्घी के चारों ओर लोगों का इतना हुजूम था कि वो उससे नीचे उतरने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। उनकी 17 वर्षीय बेटी पामेला भी 2 लोगों के साथ उस समारोह को देखने पहुंची थी। नेहरू ने पामेला को देखा और चिल्लाकर कहा कि वो लोगों के सिर पर चढ़कर मंच पर पहुंचे। पामेला भी चिल्लाई कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, मैंने ऊंची एड़ी की सैंडल पहनी हुई है। नेहरू ने कहा, सैंडल को हाथ में ले लो। पामेला इतने ऐतिहासिक मौके पर ये सब करने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकती थी। अपनी किताब इंडिया रिमेंबर्ड में वो लिखती हैं कि मैंने अपने हाथ खड़े कर दिए, मैं सैंडल नहीं उतार सकती थी। नेहरू ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, तुम सैंडल पहने पहने ही लोगों के सिर के ऊपर पैर रखते हुए आगे बढ़ो, वो बिल्कुल भी बुरा नहीं मानेंगे। मैंने कहा कि मेरी हील उन्हें चुभेगी। नेहरू फिर बोले, बेवकूफ़ लड़की, सैंडल को हाथ में लो और आगे बढ़ो। पहले नेहरू लोगों के सिरों पर पैर रखते हुए मंच पर पहुँचे और फिर उनकी देखा देखी भारत के अंतिम वायसराय की लड़की ने भी अपने सैंडल को उतारकर हाथों में लिया और इंसानों के सिरों की कालीन पर पैर रखते हुए मंच तक पहुँच गई। ये सारे शब्द मेरे नहीं हैं, ये सारे शब्द बीबीसी के हैं। आप देखिए कि किस तरह इंसानों के सिरों की कालीन बनाई नेहरू ने, उस पर खुद भी चल के गए और वायसराय की लड़की को भी उनके सिर पर से चलाकर समारोह में शामिल किया। उधर अपनी बग्घी में कैद माउंटबेटन उससे नीचे उतर ही नहीं पा रहे थे। उन्होंने वहीं से चिल्लाकर नेहरू से कहा कि लेट्स होस्ट द फ्लैग, क्योंकि वो वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे थे। वहाँ मौजूद बैंड के चारों तरफ इतने लोग जमा थे कि वे अपने हाथों तक को नहीं हिला पाए, कोई बैंड तक नहीं बजा पाया। मंच पर मौजूद लोगों ने सौभाग्य से माउंटबेटन की आवाज़ सुन ली। नेहरू के इशारा करते ही तिरंगा झंडा फ्लैग पोस्ट के ऊपर गया, तोपों से गोले छूटने लगे और लाखों लोगों से घिरे माउंटबेटन 25 गज की दूरी से अपनी बग्घी पर खड़े ही खड़े उसे उन्होंने सैल्यूट किया। लोगों के मुंह से आवाज़ निकल रही थी, माउंटबेटन की जय, पंडित माउंटबेटन की जय, पंडित माउंटबेटन की जय। पंडित जी की जय का तो मामला समझ में आता है, लेकिन माउंटबेटन की जय से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि अंग्रेजों की चाटुकारिता कभी कांग्रेस ने छोड़ी नहीं, भले ही वो आज़ादी का क्षण ही क्यों न हो। भारत के इतिहास में किसी दूसरे अंग्रेज को ये सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ था, और होता भी कैसे, कोई दूसरा अंग्रेज नेहरू के इतने करीबी नहीं था। तो इस तरह सबसे पहली बार औपचारिक रूप से 14 अगस्त को संविधान सभा के मध्यरात्रि सत्र के दौरान नेहरू ने अपना भाषण दिया और उसके बाद पहली बार भारतीय ध्वज फहराया गया 14 अगस्त की रात को। 15 अगस्त को इंडिया गेट के पास प्रिंसेस पार्क यानी राजीव चौक पर, वहाँ पर ये तय हुआ था कि यूनियन जैक को नीचे किया जाएगा और प्रधानमंत्री वहाँ पर तिरंगा फहराएंगे और इसके बाद एक छोटी सी परेड होनी थी। लेकिन ऐन वक्त पर कार्यक्रम में बदलाव कर दिया गया। माउंटबेटन लिखते हैं कि शाम 6 बजे दिन का सबसे बड़ा कार्यक्रम होने वाला था नए डोमिनियन ध्वज का अभिनंदन,
इस कार्यक्रम में मूल रूप से यूनियन जैक को औपचारिक रूप से उतारना था और उसकी जगह भारत का झंडा लहराना था। लेकिन जब मैंने नेहरू के साथ इस पर चर्चा की तो वह पूरी तरह से सहमत थे कि यह एक ऐसा दिन था जब वे चाहते थे हर कोई खुश रहे, और अगर यूनियन जैक को उतारने से किसी भी तरह से ब्रिटिश सरकार या अंग्रेज़ों को ठेस पहुंचता हो तो वो ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते थे। इसलिए 15 अगस्त को यूनियन जैक नहीं उतारा गया और उसे बिना उतारे ही भारत का तिरंगा फहराया गया, जिसके बाद राष्ट्रगान गाया गया और 31 तोपों की सलामी दी गई। ये सब कुछ 15 अगस्त को हुआ राजीव चौक पे, और फिर अगली सुबह यानी 16 अगस्त को नेहरू ने फिर से तिरंगा फहराया। इस बार आयोजन स्थल ऐतिहासिक लाल किला था। इसके बाद नेहरू ने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस का भाषण दिया, जिसमें उन्होंने खुद को भारत का प्रथम सेवक कहा। द क्विंट लिखता है कि भारत की स्वतंत्रता के आसपास की घटनाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि देश के स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने प्रतिक्रियावादी घटना के रूप में अंतिम परिणाम की कल्पना नहीं की थी। वे स्पष्ट थे कि औपनिवेशिक शासन यानी अंग्रेजों का शासन पूरी तरह से ब्रिटिश जाति का शासन नहीं है। उन्होंने नस्लीय और धार्मिक कारकों को अपने संघर्ष से अलग रखते हुए ब्रिटिश व्यवस्था का विरोध किया, लेकिन ब्रिटिश लोगों का कभी विरोध नहीं किया। और इस पूरे उपक्रम में आप देखेंगे कि हर जगह नेहरू और उनके साथ के लोग ब्रिटिश लोगों को तेल ही लगाते रहे। कभी उन्हें इस बात पर जरा सा भी रोष नहीं हुआ कि ब्रिटिश ने हमारे देश की जनता के साथ कैसा दुर्व्यवहार किया, कितनी हत्याएं, कितना खून खराबा और कितना अत्याचार किया। उन सब को भुला के ब्रिटिशों को गले लगाने का काम सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस सरकार कर सकती थी, और उसने किया। और अंत में सबसे रुचिकर बात कि 15 अगस्त 1947 को देश में जो तिरंगा झंडा फहराया गया था, वह तिरंगा झंडा आज गायब है। उसका कहीं अता पता नहीं है। उसे संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रीय लेखागार से लगाए CPWD तक के ऑफिस में खोजा गया। सब जगह देखा गया कि आखिर वो कहाँ था। राष्ट्रीय संग्रहालय में भी पता किया गया, पर दुखद है कि कहीं से कोई सूचना नहीं मिली। संग्रहालय में कहा गया कि हमारे पास मानव सभ्यता के अवशेष, मौर्यकालीन, गांधार, गुप्त तथा अन्य राजवंशों के दौर के भित्ति चित्र, तामपत्र और दुर्लभ कलाकृतियां तो हैं, पर कोई तिरंगा नहीं है। तो सवाल उठता है कि कहाँ गया वह तारीखी तिरंगा जिसे पहली बार देश के आज़ादी पर फहराया गया था। वह तिरंगा कहाँ गायब हो गया? यह कांग्रेस की लापरवाही है, क्योंकि वास्तव में तो उसे उस तिरंगे से, उस आज़ादी से, उन सब कुछ से कोई लेना देना था ही नहीं। उन्हें तो बस सत्ता चाहिए थी। सत्ता मिल गई, फिर तिरंगा जहाँ चाहे वहाँ गया। एक ऐसे ऐतिहासिक झंडे को भी वो सुरक्षित नहीं रख सके, तो सोचिए कि देश को वो क्या खाक सुरक्षित रखते। तो ये थी स्वतंत्रता दिवस की कुछ सच्चाइयाँ जो हम में से अधिकांश लोग जानते ही नहीं हैं। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमस्कार।